सो हेलो गाइज, लेट अस बिगिन विद लेक्चर नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके बाद भी एक लेक्चर बचेगा हमारा जिसमें हम थोड़ा जो सेल्स एंड बैटरीज वाला पोर्शन है उसको भी एक लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो उसमें जो मेजर पार्ट है वो आपको याद करने वाला पोर्शन, बट उसके पीछे भी जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उसको भी हम एक दो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन हम करने जा रहे हैं, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो लेट अस बिगिन विद दिस। तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इक्विलिब्रियम मेरे से ठीक से पढ़ा है और वहाँ टाइट्रेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको आता है। ठीक है, उसके आगे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे चर्चा करेंगे कि इस टाइप की टाइट्रेशन कैसे की जाती है और क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं बाय चेंजिंग टाइट्रेंट्स एंड द एनालाइट सॉल्यूशंस। चेंज करने पर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। देखो, डायरेक्टली ऐसा सिलेबस में आपको हो सकता है मेंशन्ड ये ना दिखे, बट आपको इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो विद इन आपके सिलेबस का ही कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चंस बन के आने के हाई चांसेस रहते हैं, तो आपको बिल्कुल ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं अभी हम करने क्या जा रहे हैं। समझो, पहले आपके पास एक एनालाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस एनालाइट सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो। ये एनालाइट सॉल्यूशन है, इसकी आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो, कंसंट्रेशन आप पता करना चाहते हो, सपोज करो। और अब आप इसमें टाइट्रेंट यूज करोगे। अब ये टाइट्रेंट, यहाँ वेराइटी ऑफ टाइट्रेंट हो सकता है। टाइट्रेंट आप अलग अलग तरह के टाइट्रेंट यूज करेंगे। जैसे एसिड बेस रिएक्शंस में जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा तो हमने मेजॉरली हमने क्या पढ़ा, एसिड बेस टाइट्रेशन की। यहाँ भी एसिड बेस करेंगे, बट उसके अलावा भी और कुछ टाइट्रेशंस हैं जो यहाँ कैरी आउट किए जा सकते हैं। फिर आपने रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ा, उसके भी लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं पब्लिकली, देख सकते हैं आप 2 लेक्चर्स से। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी हमने वैसे रिएक्शंस का टाइट्रेशन कराया जहां पे कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, ऐसी टाइट्रेशंस कराई। बट यहां जो है ना, और भी कुछ वेराइटीज आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं प्रेसिपिटेशन हो रहा हो तब क्या होगा, तो कुछ इस तरह के टाइट्रेशन, जैसे वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन, आप जब एसिड बेस टाइट्रेशन से करा रहे थे तो काफी मुश्किल आ रहा था, इंडिकेटर का चॉइस वहां काफी मुश्किल हो जाता था, याद होगा आपको। तो उस चीज को थोड़ा और प्रिसाइजली हम करा सकते हैं अगर हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसीजर यूज करें। ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये चीज हम कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि करना कैसे है। तो आपने बेटा टाइट्रेंट डाला, अब आप क्या कर रहे हो, आप टाइट्रेंट का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट टाइट्रेशन का एम ही यही होता है, इसका वॉल्यूम पता करना। क्योंकि ये टाइट्रेंट आपका स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है जिसको आपने पहले से ही स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। फिर आपने वॉल्यूम मेजर करना होता है इसका। ठीक है, वॉल्यूम मेजर करना होता है, पहले अच्छे से समझना फंडामेंटल क्या है इसका, उसके बाद जब मैं केसेस पढ़ाऊंगा ना तो तुरंत समझ आ जाएगी बातें, अगर आपको ये फंडामेंटल अच्छे से समझ आ गया तो बेटा हमारा काम रहेगा कि हमें वॉल्यूम पता करना है कि वॉल्यूम अल्टीमेटली टाइट्रेंट का क्या यूज हुआ, और उसके बाद फिर वही बेसिक कैलकुलेशंस है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो चाहे इस एनालाइट सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं। तो आपने टाइट्रेंट डाला, उसके बाद आपने थोड़ा टाइट्रेंट डाला, मान लो 10 ml आपने टाइट्रेंट डाला, 15 ml डाला, 20 ml डाला, अब जितना भी चाहो आप डाल रहे हैं, बार बार टाइट्रेंट डाल रहे हैं। और उसके बाद इसमें से सैंपल निकाल रहे हैं, इसमें से सैंपल निकाल रहे हैं आपके एनालाइट से। 5 ml डाला, सैंपल को निकाला, सैंपल को निकाल के ले गया मैंने, और मैंने कंडक्टिविटी सेल में रखा उसको, और उसकी रेजिस्टेंस मेजर की यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस मेजर की,
और रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद फिर उसका मैंने कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया 1/r करके, मैंने कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया और फिर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंडक्टेंस कैलकुलेट किया, इस पॉइंट पे भी किया, इस पॉइंट पे भी किया, इस पॉइंट पे भी किया, इस तरह से मैं अलग अलग पॉइंट्स पे जाऊंगा और मैंने कंडक्टेंस कैलकुलेट किया। तो कंडक्टेंस मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैंने ग्राफ बना दिया। किसके बीच में ग्राफ बनाया? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, आप जो भी टाइट्रेंट यूज कर रहे हो वो टाइट्रेंट का वॉल्यूम और कंडक्टेंस के बीच का मैंने ग्राफ बनाया। तो अब यहाँ जो पॉइंट्स मिलेंगे ना, अब वो अलग अलग केसेस में वैरी करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कुछ इस तरह से सपोज करो आपको पॉइंट्स मिले, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से कुछ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको मिले, फिर आपने इनको ज्वाइन किया कुछ इस तरह से, फिर आपने कुछ इस तरह से ज्वाइन किया। हर पॉइंट आपके लाइन पे लाइन ही करेगा, मैक्सिमम पॉइंट्स जिस लाइन पे हैं आपने एक रफली लाइन खींची, इधर से भी रफली लाइन खींची। अभी ये मैंने कोई जनरल केस ही लेके बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि करेंगे क्या। स्पेसिफिकली जब मैं बताऊंगा तो पॉइंट्स भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यार ये बढ़ेगा या कम होगा, ये सब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो आपने ये किया, फिर ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट पे क्या हुआ है, मैं ये बोल सकता हूं कि कंडक्टेंस बढ़ रहा था और एकाएक इस पॉइंट से कंडक्टेंस कम हो गया। तो कुछ तो रीजन होगा यहाँ पे, कुछ तो रीजन होगा, ये ऑब्जर्वेशन आया और यही आपका इक्विवेलेंट पॉइंट होता है। क्यों सर, ऐसे कैसे मान लें? हाँ, वो भी आपको समझ आ जाएगा आज के लेक्चर के बाद। यही आपका इक्विवेलेंट पॉइंट होता है। तो पहले अभी तक मैंने क्या बताया कि हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। मैंने ये टाइट्रेंट लिया स्टैंडर्डाइज्ड, उसका वॉल्यूम निकालना ही मेरा एम है कि क्या वॉल्यूम उसका एनालाइट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है या कंप्लीटली एनालाइट के साथ रिएक्ट उसका क्या वॉल्यूम कर रहा है, वो निकालना मेरा फर्दर जो एम है वो है। तो मैंने यहाँ पे टाइट्रेंट डाला और हर अमाउंट डालने के बाद मैंने इससे सैंपल लिया और उसकी रेजिस्टेंस मेजर की और कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरा पॉइंट है बेटा वो ये है कि कंडक्टेंस बढ़ता कब है। तो देखो कंडक्टेंस कब बढ़ेगा, जब आपके आयंस बढ़ेंगे, है ना, जब आपके कंडक्टिंग आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, जब आपके कंडक्टिंग आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में तब कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं। तो क्या सर सभी आयंस बराबर अमाउंट में ही कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे? ये भी पॉइंट आता है। तो फिर आप थ्योरेटिकली अगर देखें तो मैंने आपको तरीका बताया है कि जैसे सर Na+ और K+ की बात करनी होती है तो सर आप ही ने पिछले लेक्चर में बताया था कि K+ जो होता है उसकी साइज बड़ी होने की वजह से हाइड्रेट कम अमाउंट में होता है, तो दिस इज लेस हाइड्रेटेड, और लेस हाइड्रेटेड होने की वजह से दिस हैज मोर आयनिक मोबिलिटी, इसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सर इसकी कंडक्शन जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ऑन पेपर इसकी कंडक्शन ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली भी ज़्यादा होती है, बट जब आप ये टाइट्रेशन करोगे तो Na+, K+, NH4+, CS+, कुछ भी इस तरह के कैटायंस अगर आप देख रहे हो या कोई एनायन भी देख रहे हो जो कि नॉर्मल एनायन है, नॉर्मल कैटायन है, तो आप ये पाओगे कि लगभग कंडक्टेंस को ये बराबरी बढ़ाते हैं। हम प्रैक्टिकली बता पाना मुश्किल है कि कौन ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपको ये ग्राफ से ना, ग्राफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ग्राफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। Na+ हो या K+ हो, जैसे मान लो शुरू में आपका Na+ एक्यूमुलेट हो रहा था टाइट्रेंट में, सॉरी नीचे एनालाइट में, मान लो Na+ एक्यूमुलेट हो रहा था और उसके बाद एक पॉइंट के बाद K+ एक्यूमुलेट होने लगा। तो ऐसा नहीं है कि Na+ में आपको
और K+ में बहुत स्लोप का डिफरेंस दिखने लगेगा दोनों में, बहुत स्लोप का डिफरेंस नहीं दिखने वाला। तो क्या मानना है कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, सो दीज आयंस हैव ऑलमोस्ट सेम कंडक्टिविटी। बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है तब तो आपको यही बोलना है, ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर कंडक्टेंस ऑन ग्राफ में लगभग सिमिलर कंडक्टेंस दिखाएंगे ये भी, या फिर क्लोराइड ब्रोमाइड कहीं आ रहे तो ये भी, हाँ बोलने को आप फिर हाइड्रेशन से आंसर कर सकते हो, बट ग्राफ में ये सब सिमिलर बिहेवियर ही दिखाते हैं। तो सर स्पेशल कौन है? जी हाँ, तो देखिए स्पेशल कौन है, स्पेशल कौन है वो देखिए, राजा है, राजा H+ इज द किंग, यस H+ किंग है कंडक्शन का। अब ये पॉइंट बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है पहली बार में, वो फिर हाइड्रेशन की तरह से सोचते हैं, जो कि सही भी है, सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी तो वही पता है हमको कि हाइड्रेशन सर H+ का तो बहुत ज्यादा होगा, है ना, हाइड्रेशन तो इसका H+ का बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिंग पावर तो सबसे कम होनी चाहिए। चलो ठीक है, आते बात करते हैं इस पे। तो H+ है, मैंने कहा कि ये सबसे बढ़िया कंडक्शन करता है, और कौन है सर? और है OH-। बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना, और है OH-। H+ और OH- बहुत ही तगड़े कंडक्शन करते हैं ये दोनों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडक्शन। अच्छा सर इन दोनों में कौन अच्छा करता है? इन दोनों में H+ अच्छा करता है, ठीक है। इन दोनों में भी चूज करना है तो ऐसा समझो ये राजा है और ये उसका मंत्री है, ठीक है। तो H+ बहुत बढ़िया, उसके बाद OH-, और ये दोनों बाकियों से कई बेहतर है। तो अगर मानो आपके एनालाइट सॉल्यूशन में अचानक से H+ एक्यूमुलेट होने लग जाए तो कंडक्टेंस क्या होगी? बढ़ने लगेगी। मान लो अचानक से H+ खत्म होने लग जाए, कंज्यूम होने लग जाए, तब कंडक्टेंस क्या होगी? कम होने लगेगी। कुछ इस तरह से हमको आइडिया लगाना है कि जब हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं तो एनालाइट के सॉल्यूशन में आयंस का क्या हो रहा है, कोई आयन बढ़ रहा होगा, कोई आयन कम हो रहा होगा, इस तरह से हमें आइडिया लगाना है। मैं भी बस आपको आइडिया दे रहा हूं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों का जो चार्ज ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ना, वो एक तरह से इसको चार्ज जंप मैकेनिज्म भी बोलते हैं लोग। चार्ज जंप मैकेनिज्म मतलब जैसे आप Na+ की बात करते हो तो हम ऐसे सोचते हैं कि वो एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है और वो एक्चुअली ट्रैवल करके चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। बट H+ और OH- आयंस जो होते हैं वो एक्चुअली ट्रैवल नहीं करते। एक तरह से ग्रॉथस मैकेनिज्म नाम है उसका, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। चार्ज जंप मैकेनिज्म क्या है? देखो कुछ इस तरह से कंडक्ट करते हैं। सपोज करो तुम्हारा ये प्लेट है, तो ये एक H+ आयन है और यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सोचो ये वाटर का मॉलिक्यूल, और इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आप इमेजिन कर लो आपके पास है। तो ये ऑक्सीजन इसे प्रोटोनेट करता है, ध्यान से प्रोटोनेट होता है, और फिर ये वाले H+ को ये ऑक्सीजन लेता है, ये वाले H+ को ये ऑक्सीजन लेता है। इस तरह से H+ कहीं लिटरली मूव नहीं कर रहा, वो वाटर को ही चार्ज जंप करा रहा है। अभी आप इन शॉर्ट ऐसा ही समझ लो, चार्ज जंप हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म मतलब ये एक अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है, इसका फैशन अलग है चार्ज ट्रांसफर करने का, और इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी काफी ज्यादा आती है। सेम OH- का भी ऐसा ही काम है। OH- का ऐसा काम है, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं आपके। OH- को देखो, फिर से वाटर मॉलिक्यूल को आप इमेजिन करो, और OH- है, फिर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से देखो OH- इस H+ को ले लेगा, फिर ये OH- हो जाएगा, ये फिर इस H+ को ले लेगा, फिर ये OH- हो जाएगा, फिर ये वाटर से H+ को लेगा। इस तरह से OH- भी नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एक्चुअली मूविंग इटसेल्फ।
तो ये दोनों का चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म अलग है। अब इसका क्यों ज्यादा है, इसका क्यों कम है, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक है, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ेंगे, केसेस देखेंगे बेटा एक एक करके। तो सबसे पहला केस, सबसे सिंपल केस देखना है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो है, मान लो मतलब एनालाइट सॉल्यूशन जो मेरा है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर इसका टाइट्रेशन तो हम नॉर्मली एसिड बेस में भी कर लेते थे। हाँ कर लेते थे आप, बट अभी हम इसका कंडक्टोमेट्रिक भी कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट आता है रिजल्ट, ऐसा बोल सकते हो। और फिलहाल हमारा जो काम है वो है कि हम कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें। इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यहाँ लिया और अब आप यहाँ पर डाल रहे हो बेस NaOH। तो आप समझो बेटा हो क्या रहा है, शुरू में आपके पास सपोज करो HCl है और HCl में आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएटेड H+ और Cl- आयंस है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड H+ और Cl- आयंस है। अब देखो जब आपने NaOH डाला तो OH- क्या करेगा, ये अभी आप H+ को इमेजिन कर पा रहे हो, करोड़ों की संख्या में H+ है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ है, लेकिन जैसे आप NaOH डाल रहे हो ना, ये H+ और OH- दोनों कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये मत सोचना NaOH डाल रहे हो तो OH- तो बढ़ रहा है सर, नहीं, OH- H+ को ले रहा है, वाटर बनता जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो भाई ना तो H+ रहा ना तो OH- रहा, तो क्या होगा, कंडक्टेंस का क्या होगा, गिरेगी कंडक्टेंस, यस, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी लाइक दिस। देखिए यहाँ पे G वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH और G का ग्राफ में बना रहा हूं, तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अब इमेजिन करो जितने H+ थे वो पूरे खत्म हो गए, वो लास्ट OH- जिसने H+ को कंज्यूम किया। तो जैसे ही H+ खत्म होगा और अब आप और NaOH अगर डाल रहे हो, आपको तो नहीं पता चला ना, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं डला है, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं डला है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो आपको यहाँ पे कोई pH चेंज से नहीं पता कर रहे हो आपकी टाइट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है ये बात, pH VH चेंज को नहीं कैलकुलेट कर रहे। लेकिन जैसे ही हमने H+ को खत्म किया होगा और अब हम OH- और डाल रहे हैं, मतलब अब और NaOH अगर बाहर से हम डाल रहे हैं तो वो OH- को एक्यूमुलेशन मिलेगी। OH- आपके टाइट्रेंट सॉल्यूशन, अरे यार बार बार टाइट्रेंट बोल दे रहा हूं मैं, इसको एनालाइट सॉल्यूशन में OH- एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिससे आप ये कह सकते हो कि कंडक्टेंस बढ़ने लगेगी। और हाँ, यहां से कंडक्टेंस आपकी बढ़ने लग जाएगी, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट जो बेटा है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि HCl जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है। समझ पा रहे हैं आई गेस आप, कंप्लीटली कंज्यूम हुआ है इस पॉइंट पर, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एट दिस पॉइंट, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, और इसी को हम कहेंगे यहाँ का इक्विवेलेंट पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट है। ये मैंने डिफरेंस अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया, तो बस आप इसको लेंगे कि ये वॉल्यूम है, फिर कैलकुलेशन क्या किया जाता है वो आपको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है। अभी फिलहाल इस ग्राफ पे चर्चा हो रही है, शेप को ध्यान से समझे, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ, सबसे सिंपल केस था ये। दूसरा केस देखते हैं बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन आते हैं बच्चे को, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल वही फेमस ले लो आप, वीक एसिड एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका NaOH। अब यहाँ पर ना एसिटिक एसिड को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर एसिटिक एसिड भी H+ दिया रहता है ना सॉल्यूशन में, हाँ,
दिया रहता है, मानते हैं, ऑन पेपर तो देता है, बट अभी आपको मैं प्रैक्टिकली एक बात बताऊं कि ऐसा आपको लग रहा होगा कि एसिटिक एसिड है, देखो मैं बता रहा हूँ कि एसिटिक एसिड है CH3COH और CH3COO माइनस और H प्लस, ऐसा। तो सर जब हमने NaOH डाला तो एक्चुअली में ये H प्लस कंज्यूम होने लगेगा, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि शुरू में जो थोड़ा बहुत H प्लस वहां होगा वो कंज्यूम होगा। अब आप ये मत सोचना ना कि H प्लस कंज्यूम होगा तो ये रिएक्शन आगे आने लगेगा, ठीक है, तो फिर NaOH हमेशा इसी के साथ रिएक्शन करता रह जाएगा। नहीं, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो देखो H प्लस को वो लेगा, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन H प्लस का जो अमाउंट वहां पर है ना वो बहुत कम होता है। तो साथ ही साथ एक और डोमिनेंट रिएक्शन है यहाँ पर जो हो रहा होगा, एंड दैट इज ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत डोमिनेंटली हो रहा होता है बिकॉज H प्लस जो है वहां पर वो टू लो है। हाँ, मैं मानता हूं कि शुरू में NaOH का जो पहला चॉइस होगा वो यही होगा कि वो H प्लस को ले ले, लेकिन क्या पता प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ बनाओ आपको उस डिक्रीज का कोई पॉइंट ही ना मिले। यस, इट इज पॉसिबल कि वो डिक्रीज का कोई पॉइंट ही ना मिले, बट अभी हम बना रहे हैं ग्राफ तो हम डिक्रीज को शो जरूर कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पता वो पॉइंट ही आपको ना मिले, क्योंकि बहुत ही क्या पता आपने 2 ml तक ही वो H प्लस को खा रहा है, जो NaOH है वो 2 ml तक ही H प्लस को खा रहा है और आपने 3 ml 4 ml डाल दिया, तो वो वाला पॉइंट तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप तो स्टार्ट ही वहां से करोगे जहां से कंडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ेगा क्यों, देख लेते हैं। आई होप समझ पा रहे होगे आप। देखो, तो ये वाला जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो आप देखिए CH3CO माइनस Na प्लस और वाटर। देखो बन तो यहां भी वाटर रहा है, लेकिन आप ये देखें कि ये तुम्हारे नॉन चार्ज स्पीसीज थे, यहां कोई चार्ज तो नहीं था। दे वर नॉट आयंस, दे वर नॉट आयंस, एंड नॉट आयंस आर गेटिंग कन्वर्टेड टू आयंस। तो ऑल्दो ये कोई राजा या मंत्री में से कोई नहीं है, ना ही तो ये H प्लस है ना ही तो ये OH माइनस है, बट आयंस तो है ना। अगर आयंस हैं तो इससे तो बेहतर ही कंडक्शन करेंगे, और H प्लस टू लो है, हर बार उसको आपको लो मानना है, प्रैक्टिकली कोई महत्व उसकी नहीं रहेगी। वो वीक बेस हो, वीक एसिड हो, ये वाले पॉइंट को आपको नहीं मानना है। ये मेरी बात मान लो आप, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका, G एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखो शुरू में मैं शो जरूर कर दे रहा हूँ, ये छोटा सा पोर्शन ऐसा मैं शो कर देता हूँ जो डिक्रीज हो रहा है। अब आप ये मत बोलना सर ये इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा, सर इतना कंफ्यूजन हो जाएगा प्रैक्टिकल करते टाइम, तो ये भी यहाँ भी शार्प चेंज आया है। अबे ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं तेरे को प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी मैं ऑन पेपर बना दे रहा हूँ, ये नीचे गिरा ड्यू टू H प्लस की लो कंसंट्रेशन। फिर देखो ये वाला रिएक्शन चल रहा है, आयंस बन रहे हैं, तो ये बढ़ने लगेगा, ठीक है, ये बढ़ने लगेगा। स्लोप कितना भी अभी बना लो आप, वो तो डिपेंड करेगा कि आयंस की कंडक्टिविटी कितनी है, बट इन जनरल ऐसा ही स्लोप आएगा, ये बढ़ने लगेगा। उसके बाद जब OH माइनस आएगा, ध्यान से देखना, अब जब और NaOH डालोगे, जब ये खत्म हो गया मतलब हाँ हमने CH3COH को खत्म कर दिया, हम अपनी इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर तो है नहीं, पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जी हाँ, यहां पर आएगा एक शार्प इंक्रीज, क्योंकि अब NaOH का OH माइनस जो कि मंत्री है, छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, तो OH माइनस एक्यूमुलेट होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसा मैं शो कर देता हूं। तो ये वाला जो एक शार्प इंक्रीज आ रहा है, कि यहां पर मैं कहूंगा कि ये मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको ये दूसरा केस भी प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, तीसरा, थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज
the case of strong base and weak acid. Let's take strong base versus weak acid. Strong base versus weak acid. अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास एनालाइट सॉल्यूशन में पहले से डला हुआ है NaOH और अब आप बाहर से क्या डाल रहे हो? अब बाहर से डाल रहे हो CH3COH. देखना यहाँ पे भी समझना. अगेन CH3COH को बहुत H+ की तरह मत सोचो, गड़बड़ हो जाएगा. H+ की तरह मत सोचो. सॉल्यूशन में पहले से कौन है? पहले से Na+ और OH-. जब आप एसिटिक एसिड का 1 मोल डालोगे तो H+ को मत सोचो, बहुत लो है. एसिटिक एसिड को ही मानो, CH3COH को ही मानो. तो बेटा ये तुम्हारे पास आयंस थे, ये इसके साथ एक्ट करेगा, इसके H+ को खाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये इसके H+ को खाएगा और ये क्या बना रहा होगा? ये बना रहा होगा CH3CO- और H2. तो एक्चुअली में क्या हुआ? शुरू में आपके पास ये था, शुरू में आपके पास ये तीनों थे और अभी आपके पास ये और Na+, ये तीनों हैं. तो OH- इज रिप्लेस्ड बाय एसीटेट. यही हो रहा है. शुरू में देखो OH- इज रिप्लेस्ड बाय एसीटेट. तो अगर OH- एसीटेट से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब यार कंडक्टेंस तो कम हो जाएगा. OH- के कंपैरिजन में क्या है एसीटेट? कुछ भी नहीं है, कम हो जाएगा. हाँ, तो शुरू में तो सर कम होना चाहिए, शुरू में कम होना चाहिए और ठीक ठाक कम होना चाहिए. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, NaOH आपका खत्म हो गया, फिर आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो, एसिटिक एसिड मान रहा हूं, चलो वेरी लो ही सही, बट टू लो H+ जनरेट करेगा, टू लो ही सही बट H+ जनरेट करेगा. तो अब वो गिरेगी तो नहीं, कंडक्टेंस गिरेगी तो नहीं, हाँ बहुत ही नॉर्मली बढ़ेगी. कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा. ये स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा दिखेगा आपको. प्रैक्टिकली जब करोगे ना तो दिस विल लुक ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा दिखेगा आपको. ये दिस विल लुक ऑलमोस्ट कांस्टेंट. सो यस, दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा दिखेगा. तो ये डिक्रीज हुआ है इसकी वजह से, और ये CH3COH का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइट इंक्रीज दिख रहा होगा. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, द फोर्थ वन. दिस इज वीक एसिड एंड वीक बेस. द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सो केस 4, वीक एसिड प्लस वीक बेस. देखो यहाँ पे बड़ी समस्या हो रही थी हमको जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे थे, और प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था बिकॉज ये इतने वीक थे कि वो जो जंप आ रहा था वो 5 पॉइंट समथिंग से 8 पॉइंट समथिंग तक ही आ रहा था, और उसके बीच में एक अच्छा इंडिकेटर सिलेक्ट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज था. जो कि अगर एसिड और वीक हो जाए, लाइक बोरिक एसिड की बात करते थे, तब तो वो रेंज इतना कम हो जाता था कि इंडिकेटर का चॉइस ही बड़ा मुश्किल है. पता ही नहीं चल पाता था कि टाइट्रेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ठीक है, कब एंड पॉइंट आया कब नहीं आया पता ही नहीं चलता था. बट यहां पर देखो क्या किया जाएगा. पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करो. एग्जाम्पल वही ले लो, वीक एसिड, द मोस्ट फेमस एसिटिक एसिड एंड CH3COOH and weak base, that is acetic acid, and weak base that is NH4OH. ठीक है, and weak base NH4OH. तो देखो शुरू में क्या है, फिर से मैं वही कहूंगा कि आप इसके H+OH- को ना देखें. तो शुरू में ये दोनों चीजें, मतलब आपके पास टाइट्रेंट एनालाइट की जगह पर आपके पास CH3COOH. अब जब आप NH4OH डालोगे ना, ध्यान से सुनना, जब आप NH4OH इसमें डाल रहे होगे तो दोनों के बीच में, वीक एसिड वीक बेस के बीच में एक रिएक्शन होगा. ऑलमोस्ट, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि एकदम कंप्लीट हो जाएगा ये रिएक्शन, कि ये 100% रिएक्शन हो जाएगा. इसको आप देख सकते हो
कि ये भी रिएक्शन बुरा नहीं है, काइंड ऑफ इरिवर्सिबल मान सकते हो आप। देखो इस रिएक्शन को देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसकी आप चेक करना, CH3COOH and NH4OH gives CH3COO minus NH4 plus and water। अगर आप इसकी K इक्विलिब्रियम देख रहे हो, so this is CH3COO minus NH4 plus upon CH3COOH and NH4OH, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब आप यहाँ पर H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, OH माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आप क्या पाओगे? तो अब आप यहाँ पे पा रहे हो दिस इज CH3CO minus H plus upon this is Ka of look, this is Ka of acetic acid ACOH upon this is NH4OH and NH4 plus OH minus upon NH4OH, so this is Kb of NH4OH and then what's left here is Kw। तो आप अगर देखो ये भी एक काइंड ऑफ काफी इरिवर्सिबल रिएक्शन दिख रहा है, बिकॉज ये वैल्यू लगभग 10⁻⁵ के आसपास होती है, ये भी 10⁻⁵ के आसपास होती है और ये 10⁻14 के आसपास होती है। तो ये कहीं ना कहीं 10⁻+4 के आसपास ये वैल्यू जा रही है, तो हम इस रिएक्शन को भी क्या मानेंगे? काइंड ऑफ इरिवर्सिबल। देख लीजिए, बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ चीजों को आपको समझा रहा हूं। तो ये भी आप काइंड ऑफ इरिवर्सिबल मानेंगे। तो आप देखें खुद से कि क्या हो रहा है कि आपके एक कंपाउंड्स, नॉन आयनिक चीजें आयनिक बन रही हैं, नॉन आयनिक चीजें आयनिक बन रही हैं, तो कंडक्शन बढ़ना चाहिए। जी हाँ, कंडक्शन बढ़ना चाहिए। तो ये लीजिए, कंडक्टेंस इसका बढ़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन अब आप सोचिए कि जब ये खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं चलेगी, ये खत्म हो गया, ये रिएक्शन भी नहीं चलेगी, सिर्फ आप NH4OH बाहर से डाल रहे हो। तो वही बात है, NH4OH का एक्यूमुलेशन होगा, NH4OH का एक्यूमुलेशन होगा और NH4OH वीक बेस है और OH माइनस भी ठीक है, मानता हूं अच्छा कंडक्शन करता है OH माइनस, बट वही जैसे एसिटिक एसिड डाल रहे थे तो बहुत ही धीरे से वो बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ पे मैं वही बोल पाऊंगा, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह चलेगा। हाँ, हल्का स्लाइट इंक्रीजिंग स्लोप की तरफ मैं इसको बना रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और ये मेरा वीक एसिड का और वीक बेस का इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। अब आप यहाँ पर मैं एक बात और बताऊँ आपको, देखो अब ये चीज देखो, यहां से देखो, अगर ये Ka और Kb, अभी तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है? लगभग 10⁻⁻10। अब आप सोचो अगर ये और छोटा होगा, अगर ये Kb और छोटा होगा तब क्या होगा? तब ये वैल्यू इतनी बड़ी नहीं आएगी। तो उतनी बड़ी वैल्यू अगर वो नहीं आएगी तो वो जो ग्राफ में इंक्रीमेंट आ रहा था उसका स्लोप भी कम हो जाएगा। हाँ, इसका स्लोप भी कम हो जाएगा। तो अभी तो ये ठीक ठाक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन क्या पता जब एसिड बहुत वीक हो जाए ना, तो यहाँ भी टाइट्रेशन मुश्किल हो जाता है एक लिमिट के बाद। क्यों? फिर आपको पॉइंट्स कुछ ऐसे मिलने लगेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट मिलने लगेगा। कहाँ पता चलेगा आपको? इसमें ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो चलो ठीक है, पता चल रहा है, अभी तो ऐसा कुछ है, ये ऐसा पता चल रहा है आपको भी, है ना। तो आप ये देख पा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो चलो ठीक है, यहाँ से एक चेंज आया है तो मैं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर ये आपका बहुत वीक एसिड हो जाए तो ये भी लगभग ऐसा कुछ बनेगा और उसके बाद आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कहाँ मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। तो ये ड्रॉबैक यहाँ भी है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलो एक प्रेसिपिटेशन का भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक मैं 5वां केस बनाता हूँ। द मोस्ट फेमस वन, सिल्वर नाइट्रेट ले लो वर्सेस KCl। बस इतने कॉन्सेप्ट्स काफी हैं, इसके बाद आप खुद ही से अप्लाई कर लोगे। ठीक है, 5 केसेस काफी हैं, इसके बाद आप खुद ही से अप्लाई कर लोगे। तो देखो सॉरी, आपके पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है AgNO3।
दोनों ही आयन से, ठीक है। देखो यहाँ पे H प्लस OH माइनस का कोई रोल नहीं, यहाँ पर कुछ और होगा। AgNO3 ठीक ठाक कंडक्शन था दोनों के बीच में, दोनों ही कंडक्टिंग आयन्स आपके पास थे, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, KCl डाला। अब देखो क्या रिएक्शन बैठेगा, AgNO3 दो आयन्स थे, आपने जब KCl डाला तो यहाँ पर AgCl की प्रेसिपिटेट सब जानते हैं, प्लस KNO3 प्लस KNO3, ध्यान से समझो, ये प्रेसिपिटेट बनने लग रहा है, मतलब AgNO3 था, आपने KCl डाला, अब वो प्रेसिपिटेट बनने लग रहा है, प्रेसिपिटेट बनने लग रहा है। तो क्या कंडक्शन कम हो जाएगा? एक बार में लगता है देखकर कि यह प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब वो तो अब सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। एकदम कम हो जाना चाहिए सर, नहीं, लेकिन एकदम कम नहीं होगा, क्योंकि बेटा देखो पहले भी आपके पास Ag प्लस और नाइट्रेट आयन था फिर शुरू में, फिर आपने ये डाला, प्रेसिपिटेट बना, उसके बाद आपने सैंपल निकाला, गए मेजर किए, तो अभी भी वहां पर K प्लस और नाइट्रेट तो है ना, K प्लस और नाइट्रेट है। हाँ, ऑन पेपर आप K प्लस और Ag प्लस में वही फिर कर सकते हो कि सर मैं इसमें वो हाइड्रेशन से बता दूंगा, अरे भाई प्रैक्टिकली इतने बारीक रिजल्ट्स नहीं आते, और मैंने कहा है आपको ये सब नॉर्मल आयंस को एक तरह का ही मानो, तो मैं यहाँ पर ग्राफ ऐसा ही बनाऊंगा कि ये कांस्टेंट है, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दिमाग नहीं लगाना है, कांस्टेंट है, ठीक है। आपको अगर जे एडवांस में क्वेश्चन भी आता है, इस तरह का केस बनेगा, तो वो सीधी लाइन आपको बना के देंगे, दैट्स इट। अगर इसमें एक थोड़ी ऊपर बना के दे रहे हैं, थोड़ी नीचे बना के दे रहे हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकली वाला ग्राफ नहीं बना रहे हैं, वो आपको कुछ थ्योरेटिकल कंपैरिजन पूछ रहे हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल कंपैरिजन हर आयन का पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ तो चलो ठीक है, नाइट्रेट कैंसिल हो रहा है, Ag प्लस और K प्लस में आप हाइड्रेशन कंपेयर कर पाओगे तो ठीक है, बट आप इसको सीधा ही माने। उसके बाद जब बेटा तुम्हारा AgNO3 पूरा खत्म हो गया, AgNO3 का ये जो Ag प्लस था, पहले Ag प्लस और NO3 माइनस था आपके पास यहाँ पे, उसके बाद नाइट्रेट तो अभी जैसा था वैसा ही है, नाइट्रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाइट्रेट में देयर इज नो चेंज ना, नाइट्रेट तो जैसा था वैसा ही। आपका Ag प्लस खत्म होता जा रहा है, Ag प्लस खत्म होता जा रहा है KCl के साथ, K प्लस Cl माइनस आ रहा है, ये दोनों खत्म होता जा रहा है, ये अभी भी बचा हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब Ag प्लस ही खत्म हो जाएगा, Ag प्लस अंदर का खत्म और Ag प्लस खत्म, मतलब हम इसकी इक्विवेलेंट पॉइंट को पा जाएंगे। लेकिन वही बात है, इंडिकेटर तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा? बेटा देखो जैसे Ag प्लस खत्म होगा ना, फिर KCl आप डालोगे, तो अब ये जो क्लोराइड है, अब ये कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, अब ये जो क्लोराइड है ये कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि अब वो प्रेसिपिटेट तो बना ही नहीं रहा है, अब वो प्रेसिपिटेट बना ही नहीं रहा, आपके पास नाइट्रेट जैसा था वैसा ही है, Ag प्लस खत्म हो गया, ठीक है खत्म हो गया, लेकिन Ag प्लस के एवज में इंस्टेड ऑफ Ag प्लस अब कौन आ गया? K प्लस और क्लोराइड दोनों एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दोनों मिलकर तो Ag प्लस से ज्यादा ही कंडक्शन देंगे, तो यहां पर आप इंक्रीमेंट वाली पॉइंट बनाइए, एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट point. So this is your equivalent point. तो इस तरह से हमने सभी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्कस किए, एंड दिस वाज द लेक्चर नंबर 10 ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक लेक्चर आई होप और करेंगे हम, जहां हम करने वाले हैं अबाउट द सेल्स एंड बैटरीज, डिफरेंट टाइप के सेल्स, बैटरीज और उनके सेल रिएक्शंस पे एक चर्चा करेंगे, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बाकी पूरे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, आप उनको करें, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, क्वेश्चंस बनाएं और अच्छा परफॉर्म करें अपने जेईई एडवांस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।